आज सम और विषम संख्या पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आड इवन नंबर और आड नंबर। देखिए इवन नंबर आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज बता दे रहे हैं। जो सम संख्या होती है, सम संख्या किसे कहेंगे? देखिए वे संख्या जो दो से पूरी पूरी का हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे अगर 4 को 2 से भाग दें तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 2 दूना के 4। इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। अर्थात जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 डाट डाट कहाँ तक? अनंत तक। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे कहते हैं ऑड नंबर, जिसे कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहेंगे? देखिए वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 डाट 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 अनंत तक। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो बताइए शून्य क्या है? शून्य सम संख्या है कि विषम संख्या? अब देखिए शून्य एक सम संख्या होती है। शून्य क्या होती है? एक सम संख्या। अगर इसको सिद्ध करना है तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब दो सम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जब दो सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या। जब दो विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे जब दो विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या। क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। लेकिन जब एक सम संख्या होगी और एक क्या होगी? विषम संख्या, जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए, जब दो सम संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। जब दो विषम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तब भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा और हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो अब देखिए सिद्ध कर रहे हैं किसको? शून्य को। बताना है कि शून्य सम संख्या है कि विषम संख्या। तो देखिए पहले शून्य को मान ले क्या? सम संख्या। शून्य क्या मान ले? सम संख्या। छोड़िए, पहले 0 को क्या मान ले? शून्य को विषम संख्या। शून्य को मान लीजिए विषम संख्या। तो देखिए जब शून्य को विषम संख्या मानेंगे तो मान लीजिए शून्य विषम संख्या है और विषम संख्या 3 भी है। जब जोड़ेंगे दोनों को तो एक क्या आना चाहिए? सम संख्या। तो जोड़िए 0 में तब 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3। देखिए यहाँ क्या हो गया? गलती हो गया। अब देखिए जब शून्य को विषम माने हैं तो इसमें सम संख्या क्या है? 4। इसमें जोड़ेंगे क्या? विषम संख्या। तो हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए? एक विषम संख्या। लेकिन क्या मिला हमें? सम संख्या। अर्थात जो 0 है यह विषम संख्या को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो शून्य होता है विषम संख्या नहीं है। अब देखिए इसको सिद्ध करें सम संख्या। जब मान लीजिए शून्य क्या है? अब सम संख्या है। तो जब सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। देखिए 2 प्राप्त हुआ ना, तो 2 क्या है? सम संख्या। अर्थात यहाँ सही है। अब देखिए शून्य को जब सम संख्या माने हैं तो जब सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें? विषम संख्या। क्या मिलना चाहिए? विषम संख्या।
क्या मिलना चाहिए, विषम संख्या। तो देखिए यहाँ फॉलो कर रहा है, अर्थात जो शून्य होता है यह कौन संख्या होती है, सम संख्या। शून्य जो हमारा होता है कौन सी संख्या होती है, एक सम संख्या। शून्य कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सम संख्या को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। दो विषम संख्या को जोड़े या घटाएं तब भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या, जब उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक हमेशा क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। यह सदैव याद करिए कि दो सम संख्या को जोड़ने या घटाने पर सदैव और सदैव क्या प्राप्त होती है, एक सम संख्या। लेकिन दो विषम संख्या को जोड़े या घटाएं तब भी सदैव एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। किंतु एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़े या घटाएं तो सदैव एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि जो शून्य है वह क्या है, एक सम संख्या। शून्य क्या है, सम संख्या है। शून्य एक सम संख्या है। तो आप लोग सिंपली याद कीजिए कि जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं, और जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित ना उसे विषम संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या आएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। देखिए पहले अभाज्य संख्या को सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे विभाजित न किया जाए। ऐसी संख्या जिसे विभाजित न किया जाए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और केवल एक से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और केवल एक से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए यहाँ पर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। और हमने परिभाषा बताया है कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या आएगा, 11, 13 डॉट 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 अनंत। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं का जब खंड करेंगे तो केवल और केवल दो ही खंड प्राप्त होगा। अभाज्य संख्याओं का जब खंड करेंगे तो केवल और केवल दो ही खंड प्राप्त होगा। एक दो संख्या खुद रहेगी और क्या रहेगा, एक रहेगा। 3 का करेंगे तो 3 मिलेगा और क्या मिलेगा, 1। 5 करेंगे तो 5 और क्या मिलेगा, 1। 7 करेंगे 7 मिलेगा और क्या मिलेगा, 1। इस प्रकार एक परिभाषा और बन जाएगी इसकी, ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर, जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल और केवल दो ही खंड प्राप्त हों, केवल और केवल दो ही खंड प्राप्त हों, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनका खंड करने पर, ऐसी संख्या जिनका खंड करने पर कम से कम 3 खंड मिले, कम से कम 3 खंड मिले उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। कम से कम कितने खंड मिले जी, 3 खंड। अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12,
15 डॉट 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 अनंत तक। तो अब बताइए आप लोग कि जो एक है वह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। जो एक है बताइए कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो देखिए जो एक होता है ऐसा खंड कीजिए, जब इसका खंड करेंगे तो केवल एक ही खंड प्राप्त होगा। और अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए कम से कम कितने खंड चाहिए? 2 खंड। और भाज्य होने के लिए कम से कम कितने खंड चाहिए? 3 खंड। तो जब एक का खंड करेंगे तो देखिए ना, तो अभाज्य की पूर्ति कर रहा है और न ही भाज्य का। इसलिए जो एक होता है यह न तो भाज्य संख्या होती है न तो अभाज्य संख्या।